नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट श्रवण आपका एसपी लॉ क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हिंदू लॉ के कौन कौन से सोर्सेस हैं और उसमें हम इसके एशियंट सोर्सेस और मॉडर्न सोर्सेस को भी देखेंगे। साथ में इन सोर्सेस को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेट कर चलेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉज। दोस्तों, हिंदू लॉ के सोर्सेज को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एशियन सोर्सेज और मॉडर्न सोर्स। सबसे पहले हम देखते हैं एशियन सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं। पहला है श्रुति। दोस्तों, ये श्रुति है, श्रुति ये संस्कृत का वर्ड है जिसका सिंपल मीनिंग अर्थ होता है व्हाट वाज हियर्ड इन जनरल। और जो ये है श्रुति, इनको वेदास में वर्णन किया गया है इनका। हमें पता है कि हमारे वेद जो हैं 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को ओल्डेस्ट वेद माना जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं। और फिर श्रुति का वर्णन हम देख सकते हैं वेदांग में मिलता है। वेदांग हमारे 6 हैं। उपनिषद में मिलता है, उपनिषद में हमारे 18 हैं। दोस्तों, नेक्स्ट एशियन सोर्स में आता है स्मृति। ये भी संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है व्हाट वाज रिमेम्बर्ड, मतलब जो याद है उस बेसिस पर, स्मृति के बेसिस पर इसको लिखा गया। जो एक स्मृति है वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, ये संस्कृत में लिखी गई थी और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन सर विलियम जोन्स ने किया था। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था वो सर विलियम जोन्स ने किया था। और दोस्तों, जो स्मृति सोर्स है ये सेकेंडरी सोर्स है, मतलब कि इसकी जो अथॉरिटी है ये श्रुति सोर्स से कम है। मतलब प्राइमरी कह सकते हैं, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है वो श्रुति है, सेकेंडरी हम कह सकते हैं स्मृति है। देन दोस्तों, जो थर्ड है वो है कस्टम। दोस्तों, जो कस्टम है, कस्टम के बारे में ये बोलता है कि कस्टम वो जिसने वो लॉ जैसा फोर्स अप्लीकेबल हो गया हो, लॉ जैसा रूप उसने ग्रहण कर लिया हो कस्टम ने। लेकिन कस्टम को लॉ जैसा रूप ग्रहण करने के लिए 4 कंडीशन की बात बोलते हैं। कंडीशन फर्स्ट में ये है कि जो कस्टम हो कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व किया हो फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब कि काफ़ी समय से वो कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्म मतलब सभी के द्वारा वो ऑब्जर्व किया गया हो फॉर लॉन्ग टाइम। जनरली ऐसा माना जाता है कि 100 साल से जो स्वीकारा गया है समाज में वो कस्टम है। फिर ये सेकंड कंडीशन बोलता है कि ये हो सकता है किसी एरिया में अपनाया गया हो, कम्युनिटी में, ग्रुप में और फैमिली में। साथ में ये बोलता है कि ऐसा कस्टम नॉट अनरीजनेबल, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का सिंपल अर्थ ये हो सकता है जो सोसाइटी को बांधे रखता है, जैसे कोई मोरल्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, वो सोसाइटी को अपने आप में बांधे रखती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि अगर कोई कॉन्क्यूबाइन रखता है, उपपत्नी रखता है, तो ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। जैसे पुराने समाज में, हमारे समाज में सती प्रथा की प्रचलन था, ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी था, इसलिए उस प्रथा को ख़त्म किया गया। तो इसलिए कहता है कि अगर कस्टम जो लॉ का रूप लेना चाहती है उसको नॉट अनरीजनेबल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए। फिर ये आगे बोलता है इफ़ कस्टम फॉलोइंग इन फैमिली, तो इस फैमिली के द्वारा वो डिसकंटिन्यू होना नहीं होना चाहिए। फिर फिफ्थ में ये बोलता है कि अगर कोई कस्टम लॉ से इनकंसिस्ट है, मतलब उस पॉइंट पे लॉ बना है और कस्टम उसको कॉन्ट्रावेन करता है, तो ये बोलता है कि लॉ प्रिवेल करेगा ना कि कस्टम। फिर आगे हालांकि जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है वो कस्टम को कहीं कहीं प्रायोरिटी देता है। जैसे हम मैरिज में देख सकते हैं जो प्रोविजन क्लॉज है उसको रिड्यूस करता है। ब्लड रिलेशन में कहता है कि मैरिज नहीं कर सकते, लेकिन अगर कस्टम है अलाउ करता है तो मैरिज कर सकते हैं। सेरेमनीज ऑफ मैरिज की बात करता है, जैसे सप्तपदी हुआ, किसी कस्टम में कहीं अलाउ है तो वो सेरेमनीज मैरिज में कर सकता है। फिर ये डिवोर्स की बात बोलता है। डिवोर्स में अगर कस्टम के थ्रू कोई डिवोर्स का अदर मैनर है तो उसके थ्रू डिवोर्स हो सकता है। तो ये थे हमारे
एशियन सोर्सेज। और कस्टम में एक और बात मैं कहूँगा, कस्टम में आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 48 है, जिसमें ये बोलता है कि अगर कोई कस्टम एग्जिस्टेंस में था या नहीं था, एग्जिस्टेंस में था, तो उस एग्जिस्टेंस पे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कोर्ट में आता है तो कोर्ट उस पर्सन को बुला सकता है जिस पर्सन को इस कस्टम की एग्जिस्टेंस की नॉलेज होती है। तो सेक्शन 48 इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू उस पर्सन की ओपिनियन ली जा सकती है। देन दोस्तों हम देखते हैं इसका मॉडर्न सोर्स। मॉडर्न सोर्स में जो फर्स्ट सोर्स आता है वो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। दोस्तों इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का कॉन्सेप्ट तब आता है जब उस पॉइंट पर जो कोई डिस्प्यूट आया कोर्ट में, उस पॉइंट पर लॉ नहीं बना हो। कोर्ट को डिसाइड भी करना होता है कि केस को डिसाइड भी करना है, लेकिन उस पॉइंट पे कोई लॉ नहीं बना है तो कोर्ट क्या करेगी, जो बेसिक नॉर्म्स हैं, बेसिक वैल्यूज़ हैं फेयर प्ले की, उनको अडॉप्ट करेगी और केस को डिसाइड करेगी। इसको हम ये कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड कह सकते हैं, नेचुरल लॉ भी कह सकते हैं इसको। तो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का प्रिंसिपल तब अप्लीकेबल होता है जब उस पॉइंट पर कोई लॉ नहीं हो। फिर एक जो अदर सोर्स है मॉडर्न सोर्स में, एक प्रीसीडेंट। प्रीसीडेंट मतलब जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन को हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेशियो डिसाइडेंडी, एक होता है ओबिटो डिक्टर। पहले हम देखते हैं रेशियो डिसाइडेंडी क्या होता है। रेशियो डिसाइडेंडी में ये होता है कि इसमें कोई लॉ का जो प्रिंसिपल है वो फॉर्मुलेट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। तो अगर लॉ का प्रिंसिपल कोई फॉर्मुलेट हो गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तो जो आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई लॉ अगर डिक्लेयर किया गया है तो जितनी भी नीचे की कोर्ट होंगी, सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगी, उन पर ये बाइंडिंग होगा। तो रेशियो डिसाइडेंडी अगर है कोई जजमेंट तो वो निचली कोर्ट पर बाइंड होगा। और ओबिटो डिक्टर क्या होता है? ओबिटो डिक्टर ये होता है कि कोई ऑब्जर्वेशन जज ने ड्यूरिंग जजमेंट दी है, कोई रिमार्क दिया है जजमेंट के टाइम में, तो ये ऐसा रिमार्क, ऐसी एक्सप्रेशन ये बाइंडिंग नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डिसीजन रेशियो डिसाइडेंडी है वो बाइंडिंग होगा कोर्ट्स पे, ओबिटो डिक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट इसका जो सोर्स है वो लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन में ये है, जैसे हम देख सकते हैं कि लेजिस्लेशन बनाया गया है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियंस एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो लेजिस्लेशन, अगर कोई कस्टम था, कस्टम होने के बाद अगर उस पॉइंट पर लॉ बन गया है और वो हिंदू से रिलेटेड है, हिंदू के राइट और ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है, तो ये बोलता है वो भी सोर्स है। बात आई लेजिस्लेशन की। लेजिस्लेशन के बारे में ये मैं बताना चाहूँगा कि जो आर्टिकल 246 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 3 लिस्ट के बारे में डिफाइन करता है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और जो शेड्यूल 7 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें बोलता है कि जो फैमिली मैटर है वो कंकरेंट लिस्ट में फॉल करता है, और कंकरेंट लिस्ट में जो फॉल करता है उसमें पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को दोनों को राइट होता है कि उस पर लॉ बना सकें। तो जो फैमिली मैटर है ये कंकरेंट लिस्ट में फॉल होते हैं, जिसमें स्टेट और पार्लियामेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। तो दोस्तों काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सहृदय धन्यवाद आप सभी का।